एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जैसा कि हमने पहले यूनिट नंबर 1 में विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र और जैकोबियन, ये हमारी अंतिम कक्षा में अध्ययन किया था और मैंने आपको बताया था कि हमारा यूनिट नंबर 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है ये पूरा हो गया है। आज हम चैप्टर नंबर 4 ले रहे हैं जो यूनिट नंबर 2 से है। और पाठ का नाम है आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। ठीक है, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत जो है आइंस्टीन ने दिया और बहुत अच्छा ये सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। मैं आपको बता दूं कि जैसे हम किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में एक स्थिर वस्तु है और एक गतिशील है। मान लें यहाँ पे स्थिर वस्तु है और ये इसके ये गति कर रही है, तो ये इसके सापेक्ष गति करेगी। कौन सी गति करेगी? सापेक्ष गति करेगी। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि मैं कहीं स्टैंड पे खड़ा हूँ और कोई बस मेरे आगे से निकल गई, मैंने यदि उसको रोकने का प्रयास किया तो बस ने मेरे सापेक्ष गति की, और परंतु बस आगे निकल गई, मैंने गति तो नहीं की, लेकिन इन द वर्ड्स मैंने उसके आपेक्ष गति की। यही चीज़ों को समझाने के लिए आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। इस आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के दो मूलभूत अभिग्रहित हैं, दो आपके पास में अभिग्रहित होंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 कहलाता है तुल्यता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, तुल्यता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में कहा गया कि मुक्त आकाश में घटित सभी भौतिक घटनाओं, मुक्त आकाश में घटित सभी भौतिक घटनाओं के लिए, मुक्त आकाश में घटित सभी भौतिक घटनाओं के लिए सभी भौतिक घटनाओं के लिए परस्पर सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में सभी घटनाएं तुलनीय होती है। ठीक है, मैं कह रहा हूं मुक्त आकाश में घटित सभी भौतिक घटनाओं के लिए परस्पर सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में सभी घटनाएं तुलनीय होती है। कैसे? मान लें एक निर्देश तंत्र S है और एक निर्देश तंत्र क्या है? S डैश है। आपका मानना है कि S स्थिर है, S डैश गतिशील है। यदि आप मानना चाहते हैं S डैश स्थिर है, S गतिशील है, आप चाहें जो मान सकते हैं। मेरा नियम क्या कहता है, ये जो इक्विवेलेंस का प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि यदि किसी कण की स्थिति इस S निर्देश तंत्र में x है तो S डैश में कितनी होगी? x डैश। ओके, यदि y है तो इसमें कितनी होगी? y डैश। इसमें z है तो इसमें कितनी होगी? z डैश। यदि इसमें टाइम t है तो यहाँ कितना होगा?
टी डैश। यहाँ पे यदि वेग v है तो इधर क्या होगा v डैश, यदि त्वरण a है तो इधर क्या होगा a डैश, यदि बल F है तो इधर क्या होगा F डैश। अर्थात कि एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में यदि हमें किसी भी घटना को देखना है तो तुल्यता का सिद्धांत ये कहता है कि एक घटना दूसरी घटना के सापेक्ष तुलनीय होगी और कुछ नहीं कहता है। यह आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत का प्रथम अभिग्रहित है। कौन सा? पहला, फर्स्ट अजम्पशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, आइए नंबर 2, समकालिकता का सिद्धांत। समकालिकता का सिद्धांत, देखिए समकालिकता मतलब इक्विवेलेंट टाइम। मैं ये कैसे कह सकता हूं? अच्छा, आपको मैं बता दूं, एकमात्र चीज ऐसी है क्या जिसका मान कभी नहीं बदलता, मतलब प्रकाश का वेग हर जगह सभी के लिए एक सार्वत्रिक नियतांक है। उसका मान कितना है? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आइंस्टीन ने आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत में 2 अभिग्रहित दिए। पहले अभिग्रहित का नाम है तुल्यता का सिद्धांत, दूसरे अभिग्रहित का नाम है समकालिकता का सिद्धांत। तुल्यता के सिद्धांत में 2 नियत निर्देश तंत्रों के सापेक्ष हर एक घटना क्या रहेगी? नियत दिखाई देगी, और दूसरे में समय का जो फेर है उसके अंदर बताया गया कि एकमात्र नियतांक है जिसका मान कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, ये 2 अभिग्रहित किसने दिए? आइंस्टीन ने दिया। और किसके लिए दिए? आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के लिए दिए। ओके, आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। आपने फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ा है, लॉरेंज रूपांतरण, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या है, कैसे है? आज हम एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं। जो आज पहला प्रश्न बनता है हम वहां तक जाएंगे, इसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने माना S व S डैश, माना S व S डैश 2 जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। कौन से निर्देश तंत्र है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं जिनके मूल बिंदु O व O डैश है। जिनके मूल बिंदु क्या है? O व O डैश है। आगे माना t बराबर 0 पर, अर्थात प्रारंभ में दोनों के मूल बिंदु परस्पर समपाती हैं। मूल बिंदु परस्पर क्या है? समपाती हैं। अर्थात यहाँ ही O होगा, यहीं O डैश होगा। यदि इस x को x मानता हूँ तो x डैश भी यहीं होगा, y डैश भी यहीं होगा, z और z डैश भी यहीं होगा। और ऐसा है
तो S व S डैश एक साथ है। अब यहाँ से कोई प्रकाश है जो वृत्ताकार तरंगाग्रों के रूप में क्या कर रहा है, गति करना प्रारंभ कर रहा है। कहाँ से? मूल बिंदु O व O डैश से। ठीक है, आप ध्यान दें वापस से, लॉरेंज रूपांतरण कहता है माना कि S व S डैश दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं जिनके मूल बिंदु O व O डैश हैं। माना t बराबर 0 पर प्रारंभ में दोनों के मूल बिंदु परस्पर क्या है, समपाती है। ओके, समपाती है अर्थात O O डैश भी यही है, x x डैश y y डैश z z डैश सभी एक जगह स्थिर है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब क्या हुआ, S डैश निर्देश तंत्र, S निर्देश तंत्र के सापेक्ष v वेग से गति करता है। क्या करता है? v वेग से गति करता है। किसके सापेक्ष? S डैश S के सापेक्ष। और कौन सी दिशा में? प्लस x दिशा में। ठीक है, और किस तरीके से आगे गति करता है? इसका जो वेग है v होता है, x दिशा में गति करता है जहां y व y डैश तथा z व z डैश क्या रहे, परस्पर समपाती रहे। परस्पर क्या रहे, समपाती रहे। अर्थात ये x और x डैश ऐसा कैसा ही है, यहाँ y y डैश, यहाँ z और ये z डैश। ठीक है, ये s डैश और v वेग से ये गति कर रहा है, ये p, ये o और ये o डैश। ठीक है, अब जो o का p के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो अभी नहीं पता, वो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। और o डैश का जो p के सापेक्ष है वो भी नहीं पता, लेकिन p के जो निर्देशांक हैं, एक के लिए x y z t और दूसरे के लिए x डैश y डैश z डैश और t डैश। ओके, अब वापस से थ्योरी पे जाए। S डैश निर्देश तंत्र, S निर्देश तंत्र के सापेक्ष कितने वेग से, v वेग से गति करता है। कौन सी दिशा में? प्लस x दिशा में, जहां y व y डैश तथा z व z डैश परस्पर क्या रहे, समपाती रहें। किस तरीके से गति कर रहा है, यहाँ पर दोनों निर्देश तंत्र आपको दिखाए गए हैं। S डैश ने गति की किसके सापेक्ष, S के सापेक्ष, कितने वेग से, v वेग से। पॉइंट P लिया, हमारे निर्देशांक आपके सामने है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये लॉरेंज रूपांतरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों होना चाहिए था। आपको मैं बता दूं कि जो P बिंदु है वो दोनों निर्देश तंत्रों के लिए है। किन किन के लिए? S व S डैश दोनों के लिए है। तो इनमें कोई ना कोई संबंध होना आवश्यक है। कैसे? एक पिता के दो पुत्र हैं, तो उन दोनों में संबंध होना आवश्यक है कि नहीं? भाई हैं दोनों, है कि नहीं? वैसे ही P बिंदु दो मूल बिंदुओं के सापेक्ष एस्टेब्लिश है, O व O डैश के सापेक्ष स्थिर है, तो इनके लिए भी इसका होना आवश्यक है कि नहीं? आप बताएं मुझे। सही है, तो यहाँ पे आपको जो है O से P और O डैश से P के बीच की जो दूरी आपको दिख रही है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, माना मूल बिंदु O से P तक पहुंचने में लगा समय t है। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल कितनी ले, या समय बराबर, आप देख ले, चाल ले प्रकाश का वेग c
क्योंकि प्रकाश ने तो गति की, दूरी कितनी OP, टाइम कितना T। अब OP कैसे लिखूं आपको मैं बता दूं, वेक्टर OP लिखा जाएगा, OP क्या, x I कैप y j कैप और z k कैप, इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब इसका मेरे को क्या लेना है, ये हटाना है, तो इसको लेने के लिए मुझको क्या लेना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड, परिमाण कैसे लेते हैं, I कैप j कैप और k कैप के गुणांकों का स्क्वायर करते हुए रूट लेना है। हम इसको सिंपल भाषा में OP लिख सकते हैं विदाउट वेक्टर। तो OP की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। देन C इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टी। देन इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो CT इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि मैं इसका स्क्वायर करूँ तो C स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस C स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। इक्वेशन नंबर क्या दे दें, हमने 1 दे दिया, ओके। अब क्या करें, इसी तरीके से सिमिलरली, समझ आ गया, ओके। बिंदु O डैश से P तक पहुंचने में लगा समय क्या है, T डैश है, तो सही। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, प्रकाश का वेग नहीं होना चाहिए। C इज इक्वल्स टू इस बार O डैश P अपॉन T डैश, ओके, O डैश P अपॉन T डैश, ठीक है। तो अब हम क्या करें, सीधा लिख दें रूट ऑफ एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर अपॉन टी डैश। सी टी डैश इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स डैश वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 2। समीकरण नंबर क्या दे दिया आपने, 2, ठीक है। अब क्या करना है हमको इस समीकरण 2 और एक समीकरण नंबर क्या आया था, बराबर 0, यह आया था। अब समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 दोनों क्या है, एक ही बिंदु के लिए समीकरण है, अतः इनमें कुछ ना कुछ संबंध अवश्य होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कौन से समीकरण से, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से। क्या है गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, सबसे पहले गैलीलियन ने रूपांतरण समीकरण दिए थे, क्या बताएं, एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इज इक्वल्स टू जेड, सॉरी, टी डैश इज इक्वल्स टू टी। ये कैसे लिखे मैंने वाई वाई टी, देखिए आपको मैं बता दूं, एक चीज़ गौर करने की थी चित्र में, एक्स अक्ष के सापेक्ष ही गति की, वाई वाई डैश और जेड डैश तो एक दूसरे के क्या थे, समांतर थे, तो इनमें तो कोई संबंध निकालना जरूरी नहीं है, कारण क्योंकि कहीं एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे, इक्वल चलेंगे। लेकिन इस पे क्या है, ये निकालने के लिए हमें एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी का यूज़ करना पड़ा, और इसको गैलीलियन समीकरण बोलते हैं। समीकरण नंबर क्या दे दिया, 3, ओके। अब समीकरण जो 3 का मान है वो समीकरण 2 में रखने पर, फर्स्ट ईयर से लिया है मैंने गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, ध्यान दीजिए। हमारे पास समीकरण नंबर 2 क्या है, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या है, एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इज इक्वल्स टू जेड, टी डैश इज इक्वल्स टू टी। पुट करेंगे एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। यह आ गया। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ तक आने के बाद में समीकरण नंबर इसको हम क्या दे दें 4 दे दें। 3 ये था, 2 ये है और 1 हम लिख लेते हैं। अब एक बात बताएं आप हमें, समीकरण 1 और 4 की यदि आप तुलना करें तो देखिए ये पद है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। क्या एक्स्ट्रा है? ये एक्स्ट्रा है। और एक्स्ट्रा है तो लैंग्वेज है समीकरण 4 में वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी एक अतिरिक्त पद है। क्या है? अतिरिक्त पद है। अतः गैलीलियन रूपांतरण समीकरण लॉरेंज रूपांतरण समीकरण के लिए उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा। समीकरण 1 में जो है ये पद 4 ही हैं, इन एक्स्ट्रा पदों का ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से उठाया और मिटा दिया, ऐसे नहीं होता ना। तो क्या पद एक्स्ट्रा है? वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी एक्स्ट्रा है। ये पद एक्स्ट्रा है, पद एक्स्ट्रा है तो ये इसको संतुष्ट नहीं करेगा। संतुष्ट नहीं करेगा तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण लॉरेंज रूपांतरण समीकरण के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। ओके, अब उचित नहीं है तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण लॉरेंज रूपांतरण समीकरण के लिए वैलिड नहीं है। और अधिकांश बच्चों के आंसर होते हैं आउट ऑफ कोर्स। कारण बीच में क्वेश्चन बना, उन्होंने तो याद कहाँ का किया, लॉरेंज रूपांतरण पे फोकस किया। ऐसा नहीं है मित्रों, ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से भी प्रश्न उठता है। और वो प्रश्न किस तरीके से उठेगा कि सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण लॉरेंज रूपांतरण समीकरण के लिए उचित नहीं है। तो आप क्या आंसर देंगे? आप वही तरीके से यहाँ तक आएंगे और एक ये अतिरिक्त पद के कारण ये इसको संतुष्ट नहीं करेगा। और संतुष्ट नहीं करेगा तो ये इसके लिए उचित भी नहीं है। ठीक है, तो आज का जो ज्ञान था, जो आज की जो बात थी, हम यहीं पे रोकेंगे क्योंकि हम अगली कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे। अभी हम लॉरेंज रूपांतरण बहुत बाकी है, इसके लिए एक स्टेप है, एक प्रश्न की समाप्ति यहाँ तक होती है। तब तक के लिए आप लगातार हमारे साथ में आपका प्यार साझा करते रहें, जुड़े रहें और गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करते रहें। इसके लिए आपका सभी का एक बार पुनः हृदय के अंतःस्थल से हार्दिक धन्यवाद। साधुवाद। धन्यवाद।